हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 4 प्राणी जगत के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राणी जगत, इसमें आपको 2 हेडिंग पढ़ना है। वर्गीकरण का आधार के बारे में आप पढ़ेंगे और प्राणियों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राणी जगत के बारे में। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना या स्वरूपों में पाते हैं। ठीक है, जब अपने चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरह के प्राणी देखेंगे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है, तो जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। ठीक है, अब तक जो है 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण किया जा चुका है। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब तक जो है 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। अतः प्राणियों का महत्व अधिक हो जाता है। वर्गीकरण जो है अधिक इम्पोर्टेंस है। क्लासिफिकेशन कैसे करें एनिमल का, यह अधिक इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि अब तक 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण किया जा चुका है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, जो नई नई जातियां खोजी जाती हैं, नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, उनको वर्गीकरण में कहाँ स्थान दिया जाए, ठीक है, इससे आपको सहायता मिलती है, उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, यह आपकी पहली हेडिंग है इस चैप्टर की, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। वर्गीकरण के आधार के बारे में आप कैसे जो है जीवों को वर्गीकरण करेंगे। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी, ठीक है, प्राणियों की संरचना में, स्ट्रक्चर में और साइज में, शेप में अलग अलग आकार होता है, साइज होता है, शेप होता है। इसके कारण, ठीक है, यह सब अंतर होते हुए भी उनकी कोशिकीय व्यवस्था, ठीक है, शारीरिक सम्मित, प्रगुही की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राणियों की संरचना और आकार में भिन्नता होता हुआ, प्राणियों की संरचना और आकार में भिन्नता होते हुए भी उनमें कुछ समानता पाई जाती है। प्राणियों की संरचना और आकार में भिन्नता होते हुए भी उनमें कुछ समानता पाई जाती है। वह समानता किसमें होती है? वह समानता उनकी कोशिका व्यवस्था में, शारीरिक सम्मिति में, प्रगुहा की प्रकृति में, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। उन्हीं समानताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह जो समानताएं हैं आधारभूत, इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार में जो भी आधारभूत समानताएं हैं उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। पहला है आपका संगठन के स्तर। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका शरीर कैसे बना है, वह शरीर कोशिका से बना है, ठीक है, कि ऊतक से बना है, कि अंग से बना है, कि शरीर अंग स्तर का है। ठीक है, वह शरीर जो है जीव का, वह, ठीक है, टिश्यू लेवल का है, कि सेल लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ठीक है, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, बॉडी में एक से अधिक कोशिकाएं हैं। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राणी जगत के सभी सदस्य जो हैं मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिक हैं, लेकिन सभी जो हैं एक ही प्रकार के कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं।
सभी जो है एक ही तरह की व्यवस्था को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका के संगठन को एक जैसा सब में प्रदर्शन नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है। स्पंज में जो कोशिका होती है वह बिखरे हुए समूहों में होती है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। ठीक है, तो जब कोशिकाएं शरीर में बिखरे हुए अवस्था में होंगी तब उसे क्या कहेंगे? कोशिकीय स्तर का संगठन कहेंगे। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, कोशिकीय स्तर का संगठन कहेंगे। ठीक है, तो यह किस में पाया जाता है? स्पंज में पाया जाता है। तो स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। ठीक है, तो स्पंज में जो कोशिकाएं हैं उनमें, ठीक है, श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात कुछ कोशिकाएं हैं जो अलग अलग वर्क करती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। ठीक है, यह स्पंज के बारे में हो गया, संघ पोरिफेरा के बारे में। अब आते हैं सिलेंट्रेट के बारे में, संघ सिलेंट्रेट या निडेरिया। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। सिलेंट्रेट में कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर करती हैं। जब कोशिकाएं संगठित होकर ग्रुप बना के वर्क करने लगे तब उन्हें ऊतक कहेंगे, अर्थात कोशिकाएं जो हैं संगठित होकर कार्य कर रही हैं, अर्थात ऊतक के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। तो सिलेंट्रेट में संगठन कैसा पाया जाता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, सिलेंट्रेट में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन, ठीक है, ऊतक स्तर से उच्च स्तर का, इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग विशेष कार्य करता है। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का संगठन जो है वह प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्य और अन्य उच्च संघों के सदस्यों में पाया जाता है, जहां ऊतक जो है संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्पंज में जो है कोशिकीय स्तर का संगठन है, सिलेंट्रेट में जो है ऊतक स्तर का संगठन है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में अंग स्तर का संगठन है और उसके उच्च संघों में भी अंग स्तर का संगठन होता है। आगे देखें, प्राणी में जैसे एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। ठीक है, अतः इसमें अंग तंत्र के स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें अंग जो हैं वह मिलकर एक साथ वर्क करते हैं, आर्गन जो हैं मिलकर, ठीक है, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। यह किसमें होता है? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्म और कार्डेटा में, जिसमें आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। तो अंग तंत्र के स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। प्राणी में जैसे एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुकी कार्डेट के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं।
ठीक है। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, प्रत्येक तंत्र जो है एक विशिष्ट कार्य करता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो संगठन होता है वह अंग तंत्र के स्तर का संगठन होता है। किसमें? एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म तथा कार्डेट में, ठीक है। तो ये संगठन के स्तर आपने देखा। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कुछ और चीजों की। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है, वह विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए देखें, पाचन भी जो है, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अंग तंत्र स्तर का संगठन है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट डाइजेशन भी होता है, इस आधार पर भी बांटते हैं। पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, जिसमें अपूर्ण पाचन तंत्र होता है उसमें एक ही बाह्य द्वार होता है, और वही बाह्य द्वार मुख का भी काम करता है तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज में, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्यों में मुख और गुदा का छिद्र एक ही होता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन इसको कहेंगे, अपूर्ण पाचन कहेंगे, ठीक है। तो पाचन भी जो है अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज में, ठीक है। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा, ठीक है। तो जिनमें कंप्लीट डाइजेशन होता है उनमें दो बाह्य द्वार होते हैं, माउथ होता है और एनस होता है, ठीक है, मुख तथा गुदा होते हैं, ठीक। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, यह भी दो प्रकार का होता है, खुला तथा बंद, ओपन तथा क्लोज, ठीक है। तो चर्चा करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं, ठीक है। जो फ्लो ऑफ ब्लड है वह डायरेक्ट हृदय से बाहर भेज दिया जाता है। इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं, शिरा धमनी नहीं पाई जाती हैं, कोशिका और ऊतक जो है ब्लड में डूबे रहते हैं। इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जैसे कि धमनी, शिरा, केशिकाएं, ठीक है। धमनी, शिरा तथा केशिकाओं के द्वारा, वेन्यूल्स के द्वारा ब्लड का फ्लो होता है, उनमें ब्लड फ्लो करते हैं। आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स में ब्लड जो है फ्लो करते हैं। यह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो यह था आपका संगठन के स्तर के बारे में। अब आइए दूसरा देखते हैं, सममित के बारे में, सिमेट्री के बारे में चर्चा करते हैं। सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, यह भी आपके वर्गीकरण का एक आधार है। प्राणी को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, ठीक है। प्राणी को आप सिमेट्री के बेस पे, सममित के बेस पर आप बांट सकते हैं, श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं। स्पंज जो होते हैं वे क्या होते हैं? असममित होते हैं, ठीक है। इनमें कोई सममित नहीं पाई जाती है, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा
इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्पंज को किसी भी केंद्रीय अक्ष से अगर आप काटेंगे तो वह दो बराबर भागों में नहीं कटेंगे। इसका मतलब स्पंज क्या होता है? असममित होता है। ठीक है, इसे असममित कहेंगे। स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। ठीक है, आगे देखें अरिसममित क्या होता है, इसको समझे ध्यान से। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में, दो समान भागों में विभाजित करती है तो इसे अरिसममित कहते हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समान, दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरिसममित कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जो कि सिलेंट्रेट, टीनोफोर तथा इकाइनोडर्म में पाया जाता है। इसी प्रकार की सममित होता है, अरिसममित होता है। देखें ध्यान से, यह आप फिगर देखें, यह अरिसममित है, जिसमें आप देख रहे हैं अरिसममित रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसको किसी भी अक्ष से काटेंगे, जैसे ऐसे अगर काट दिया जाए तो इधर का शेप और इधर का शेप सेम होगा। अगर ऐसे जो है काट दिया जाएगा, इधर से प्लेन से काटेंगे तो उधर वाला शेप और इधर वाला शेप एक जैसा होगा। इस तरह से आप काटेंगे तो उधर का शेप और इधर का शेप एक जैसा होगा। ठीक है, तो किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करे तो इसे अरिसममित कहेंगे, और अरिसममित सिलेंट्रेट, टीनोफोर, इकाइनोडर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें। किंतु एनिलीड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, एनिलीड और आर्थ्रोपोड में क्या होता है, उसमें एक ही लाइन होगा जिससे काटने पर दोनों भाग बराबर होंगे। दूसरे तरीके से काटेंगे, दूसरे लाइन में काटेंगे तो बराबर नहीं होंगे। तो जब किसी एनिमल को, जीव को एक ही रेखा से, एक ही अक्ष से काटने पर केवल दो बराबर भाग मिलते हो, दाएं बाएं भाग मिलते हो, तो इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। यह किसमें होता है? एनिलीड और आर्थ्रोपोड में। देखिए ध्यान से, द्विपार्श्व सममित में यह फिगर आप देख रहे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, इस एनिमल को केवल इसी लाइन से अगर आप काटेंगे तभी इधर का शेप और इधर का शेप एक जैसा होगा, दाएं और बाएं का शेप एक जैसा होगा। बाकी किसी भी तरीके से इसको काटेंगे, अगर ऐसे भी काटते हैं तो इधर का शेप और इधर का शेप अलग हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो इधर का शेप इधर का शेप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी जीव को एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा पे काटने पर दो समरूप दाएं बाएं भाग में बांटा जाए तो इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने सममित देखा, तीन तरह के, असममित, अरिसममित और द्विपार्श्व सममित। असममित किसमें होता है? स्पंज में होता है। ठीक है, जिसमें किसी भी अक्ष से आप काटेंगे तो बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा, तो उसे असममित कहेंगे। जब किसी भी तरीके से आप काटें, हमेशा बराबर भाग मिले तो उसे अरिसममित कहेंगे। ठीक है, जो किसमें होता है? सिलेंट्रेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्म में। ठीक है, जब केवल एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा है जिससे काटने पर दाएं और बाएं भाग बराबर होंगे, दूसरे तरीके से काटने पर दाएं बाएं बराबर नहीं होंगे तो उसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। ठीक है, तो यह वर्गीकरण के आधार का दूसरा स्तर था। ठीक है, दूसरा भाग था। पहला आपने संगठन के स्तर पढ़ा, उसके बाद सममित के बारे में देखा। अब आइए तीसरा चर्चा करते हैं। ठीक है, द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन के बारे में। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझें, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन।
ठीक है। भ्रूण स्तर में देखते हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जैसे बाह्य एक्टोडर्म, बाहर एक्टोडर्म हो, बाहर बाह्य त्वचा हो, तथा अंदर आंतरिक एंडोडर्म, अंतः त्वचा, ठीक है। बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म। बाह्य एक्टोडर्म अर्थात बाह्य त्वचा, आंतरिक एंडोडर्म अर्थात अंतः त्वचा, तब उन्हें द्विकोरकी कहते हैं, जैसे सिलंट्रेट में। देखिए ध्यान से, यह द्विकोरकीय संगठन है, जिसमें बाहर की तरफ यह आपका बाह्य त्वचा है, ठीक है, बाह्य त्वचा है, एक्टोडर्म है, और यह अंदर की तरफ अंतः त्वचा है, एंडोडर्म है, ठीक है। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया है, इसको नहीं लेते हैं हम, ठीक है, काउंटिंग में मीजोग्लिया को। तो इसमें दो ही स्तर आप देख रहे हैं, ठीक है, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, ठीक है। तो जब भ्रूण में केवल दो ही स्तर पाए जाएं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तब इसे द्विकोरकी कहते हैं। किसमें पाया जाता है? सिलंट्रेट में, ठीक। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तीन भ्रूणीय स्तर हों, तीसरा भ्रूणीय स्तर भी पाया जाए अर्थात मीजोडर्म भी पाया जाए, तब उसे त्रिकोरकी कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर रज्जुकी तक, कार्डेट तक, इसमें भ्रूण में तीन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा तथा मध्य त्वचा। देखिए ध्यान से, यह आपका है त्रिकोरकी। सबसे बाहर आप देखें बाह्य त्वचा है, ठीक है, उसके बाद है आपका मीजोडर्म, ठीक है, जिसमें मीजोग्लिया इसमें था लेकिन इसमें आ गया मीजोडर्म, और यह है आपका अंतः त्वचा, एंडोडर्म, ठीक है। तो एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, अंतः त्वचा, मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा, तीन स्तर पाए जा रहे हैं भ्रूण में, इसको कहते हैं त्रिकोरकी संगठन। यह किसमें पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक पाया जाता है यह स्तर, ठीक है। तो यह था आपका द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन। अब अगला देखते हैं, अगला है आपका गुहा के बारे में, प्रगुहा, ठीक है, प्रगुहा के बारे में, जिसे सिलोम कहा जाता है। ध्यान से समझें यह होता क्या है। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति, शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में गुहा है कि नहीं है, कैविटी है कि नहीं है, इस आधार पर, ठीक है। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म अर्थात मध्य त्वचा, मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं, ठीक है, जिसमें मीजोडर्म पाया जाता है, ठीक है। मीजोडर्म अर्थात मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं? देह गुहा कहते हैं, प्रगुहा कहते हैं, सिलोमिक कहते हैं, तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही कहते हैं, प्रगुही प्राणी कहते हैं। जैसे एनिलीड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमीकार्डेट तथा कार्डेट, ठीक है। तो मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं, ठीक है। यह आप देखें, यह फिगर है प्रगुही प्राणी का, यह प्रगुही प्राणी का है, जिसमें तीसरा लेयर भी है, मीजोडर्म भी है, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर हैं, ठीक है। तो यह प्रगुही प्राणी है जो एनिलीड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमीकार्डेट और कार्डेटा में पाए जाते हैं।
कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। कुछ प्राणियों में गुहा जो है मेसोडर्म से ढकी नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा, मेसोडर्म, बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। देखिए ध्यान से इसको, तो इसमें आप देख रहे हैं यह मेसोडर्म जो है बिखरी हुई थैली के रूप में है, बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तो उन्हें कूटगुहिक कहते हैं। तब इन्हें क्या कहेंगे? कूटगुहिक कहते हैं, स्यूडोसुलोमिक कहेंगे। जैसे एस्केल हेलमेंथीज में ऐसा होता है, एस्केल हेलमेंथीज में। ठीक है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुही कहते हैं, एसिलोमिक कहेंगे, अगुही। जैसे प्लेटी हेलमेंथीज में। ठीक है। तो सिलोमिक, स्यूडोसिलोमिक और एसिलोमिक, प्रगुही, कूटगुही और अगुही प्राणी होते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति बरीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म अर्थात मध्य त्वचा, मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहा जाता है, सिलोम कहा जाता है, तथा इससे युक्त प्राणी को सिलोमिक प्रगुही प्राणी कहते हैं। जैसे कि एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट तथा कार्डेटा में। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा, मेसोडर्म, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है और उन्हें कूटगुहिक प्राणी कहते हैं। जैसे एस्केल हेलमेंथीज में। जिन प्राणियों के शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसे अगुही कहते हैं, जैसे प्लेटी हेलमेंथीज में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं खंडी भवन के बारे में, सेगमेंटेशन के बारे में। ठीक है। सेगमेंटेशन, खंडी भवन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहते हैं, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। ठीक है। तो कुछ प्राणियों में शरीर जो होता है वह बाह्य और आंतरिक दोनों ओर खंडों में बटा होता है। ठीक है। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे केचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है। केचुए का शरीर आप देखेंगे तो वह खंड में बना होगा, उस पर निशान आप देखेंगे, सर्किल का निशान उस पर दिखाई देगा जगह जगह। केचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडा अवस्था कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य और आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। जैसे कि केचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडा अवस्था कहलाता है। ठीक। अगला देखते हैं पृष्ठरज्जु के बारे में, नोटोकार्ड के बारे में, जो कार्डेटा का मुख्य लक्षण है। सलाका रूपी पृष्ठरज्जु, ठीक है, जो पीठ की लंबी हड्डी होती है। सलाका रूपी पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकार्ड मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। ठीक है। जो नोटोकार्ड है, सलाका रूपी पृष्ठरज्जु है, वह मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। ठीक है। तो यह कब बनेगी? भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कहते हैं, कार्डेट कहते हैं। जिनमें पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड पाया जाता है उनको कार्डेट कहते हैं, और जिनमें पृष्ठ रज्जु अर्थात नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है उन्हें अरज्जुकी अर्थात नॉन कार्डेट कहते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर कार्डेट और नॉन कार्डेट को डिवाइड कर देते हैं।
जिनमें नोटोकार्ड अर्थात शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु पाया जाएगा उन्हें कार्डेट कहेंगे, रज्जुकी कहेंगे। और जिनमें शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा ऐसे प्राणियों को अरज्जुकी नॉन कार्डेट कहते हैं। ठीक है, तो यह जो वर्गीकरण का आधार था 6 आधार के बारे में आपको चर्चा किया गया। ठीक है, अगली जो हेडिंग है चौथे चैप्टर की वह है प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में। तो इसको अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।